22 अक्टूबर 2012। पेंसिल्वेनिया के फोर्ट वॉशिंगटन इलाके में काम कर रही चैचू लता ने अपनी मदर इन लॉ को कॉल किया। ये एक नॉर्मल रूटीन कॉल था उनका और अपनी बेटी सानवी का हालचाल पूछने के लिए, लेकिन फॉर सम रीज़न उन्होंने ये कॉल पिक नहीं किया। एक दो बार ट्राई करने के बाद भी स्टिल नो रिस्पॉन्स। चैचू को टेंशन होने लगी कि भाई आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसकी सासू माँ ने उसका कॉल पिक ना किया हो। इसलिए दोपहर करीब 12:03 पर चैचू ने अपने हस्बैंड वेंकटा को इस बारे में बताया और अपनी बेटी का हालचाल पता करने को बोला। वेंकटा वीना, जो खुद भी एक वर्किंग प्रोफेशनल थे और उस वक्त अपने ऑफिस में थे, और अपनी पत्नी की चिंता को देखते हुए वेंकटा ने भी अपनी मदर सत्यवती को कॉल किया और अपनी बेटी का हाल जानना चाहा। लेकिन बार बार कॉल करने के बाद भी जब सत्यवती जी ने कॉल नहीं उठाया तो वेंकटा ने अपने एक फ्रेंड गोपी को कॉल किया और अपनी माँ का पता करने को बोला। लेकिन बदकिस्मती से गोपी उस वक्त अपने अपार्टमेंट में नहीं था। दोपहर 12:45 पर वेंकटा ने खुद घर पर जाके चेक करने का फैसला किया और ऑफिस से घर जाते टाइम उसने इंडिया में अपनी सिस्टर सुजाता से भी इस बारे में पूछा कि अगर उसकी बात माँ से हुई हो। ऐसे में किसी भी माँ बाप के लिए या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टेंस होती है और हर एक बीतते सेकंड के साथ ये टेंशन बढ़ती ही जाती है। फोन पे बात करते करते वेंकटा अपने अपार्टमेंट में पहुंचा और जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ सत्यवती किचन में जमीन पर पड़ी हुई थी। उनके चारों तरफ खून का सैलाब फैला हुआ था। गले पर किसी तेज धार चाकू से वार किया गया था और उसकी 10 महीने की बेटी सानवी घर से मिसिंग थी। घबराई हुई हालत में दोपहर करीब 1:14 पर वेंकटा ने 911 पर कॉल कर इस बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने पूरे अपार्टमेंट को सील कर दिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए चाइल्ड अबडक्शन अलर्ट जारी किया और मीडिया को इस बारे में बताया। ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन में पुलिस का एम होता है कि इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना और मिसिंग पर्सन की आइडेंटिटी को मीडिया के थ्रू पूरे शहर में फैलाना ताकि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। पुलिस ने सत्यवती की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया और वेंकटा से सवाल जवाब करने शुरू किए और किसी से कोई आपसी झगड़ा या फिर दुश्मनी के लिए पूछा तो उसने बताया कि उन्हें नहीं पता कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन उसने बताया कि घर के किचन में कुछ रैंडम पेपर्स पड़े हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इन पेपर्स को चेक किया तो उन्हें एक नोट मिला। नोट पे लिखा था, शिवा, योर डॉटर हैज बीन किडनैप्ड और अगर तुमने इस बारे में पुलिस को बताया तो मैं तुम्हारी बेटी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दूंगा और तुम्हारे अपार्टमेंट में फेंक दूंगा। हमारे लोग तुम्हें कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और तुम्हारा फोन और ईमेल भी ट्रेसिंग पर है। नोट में आके लिखा था, अगर तुम्हें अपनी बेटी जिंदा चाहिए तो तुम्हारी वाइफ लता को आज रात 8 बजे तक $50,000 डिसाइडेड लोकेशन पर लाने होंगे, वो भी अकेले। हमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए और याद रखना तुम्हारी बेटी सुबह से भूखी है। नोट को अच्छे से चेक करने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने नोटिस किया कि किडनैपर ने वेंकटा को शिवा नाम से पुकारा था और उसकी वाइफ चैचू को लता नाम से। पुलिस के लिए एक बहुत ही क्रूशियल एविडेंस था बिकॉज किडनैपर ने चैचू और वेंकटा के निकनेम यूज करके नोट लिखा था, विच मीन्स कि किडनैपर कोई नोन ही था। उसी रात करीब 8 बजे एज पर द नोट पुलिस ने चैचू को घर के पास ही एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकान बाजा फ्रेश पर जाने को बोला। ड्यूरिंग दिस टाइम इन्वेस्टिगेशन टीम पूरी सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से मॉनिटर कर रही थी, पर काफ़ी देर तक वेट करने के बाद भी कोई वहां पर पैसे लेने नहीं आया। चैचू और वेंकटा से पुलिस द्वारा एक लिस्ट मांगी गई उन लोगों की जो लोग उन्हें शिवा और लता नाम से बुलाते थे। इसी लिस्ट में से एक नाम निकल कर आया जो कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता था। इस इंसान का नाम था रघुनंदन यंदामुरी उर्फ रघु। पुलिस ने चैचू और वेंकटा को उनके साथ टच में रहने के लिए बोला और किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को उनके साथ शेयर करने के लिए कहा। नेक्स्ट डे तक ये खबर मीडिया में आग की तरफ फैल गई और दूसरी तरफ सत्यवती की आई ऑटोप्सी रिपोर्ट ने ना सिर्फ पेंसिल्वेनिया को बल्कि इंडिया में बैठे फैमिली मेंबर्स को भी हिलाकर रख दिया था। सत्यवती की चेस्ट पर कट्स के निशान थे, उनकी गर्दन पर भी काफी गहरा निशान था और वार इतना जोर से किया गया था कि उनकी आर्टरीज तक कट गई थी। सभी लोगों के दिमाग में अब बस एक ही बात थी कि जो हादसा सत्यवती के साथ हुआ है वो कहीं सानवी के साथ ना हो जाए। इंडियन कम्युनिटी के लोगों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला और सानवी की सेफ्टी के लिए पुलिस से गुहार लगाई। लोग ना सिर्फ इकट्ठा हुए बल्कि उन्होंने $30,000 अमेरिकन भी कलेक्ट किए और सानवी के किडनैपर की कोई भी इन्फॉर्मेशन देने वाले को या उसे पकड़वाने वाले को ये पैसे देने का ऐलान किया। घड़ी की सुइयां भाग रही थी और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे सभी की टेंशन बढ़ती जा रही थी। और अब बड़ा सवाल ये था कि क्या सानवी जिंदा थी। वेंकटा वीना एंड चैचू लता फरवरी 2007 में इंडिया के आंध्र प्रदेश से यूएस मूव हुए थे। शुरुआत में दोनों सैन एंटोनियो में रह रहे थे
बट 2 जनवरी 2012 को सानवी के पैदा होने के बाद वो किंग ऑफ प्रशिया के मार्कस अपार्टमेंट में मूव हो गए। दोनों यूएस की आईटी कंपनीज में जॉब कर रहे थे और एक बहुत ही स्टेबल लाइफ जी रहे थे। लेकिन यू मस्ट बी अवेयर कि बाहर के देशों में 2 वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक बच्चे को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है, और एज पर दी रूल्स आप बच्चे को अकेला भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए बाकी इमिग्रेंट फैमिलीज की तरह दोनों ने अपनी मदर को बुलाने का फैसला किया, और उनके इसी डिसीजन के साथ 61 ईयर ओल्ड सत्यवती जी जुलाई 2012 में यूएस आ गई। पूरी फैमिली इस डिसीजन से बेहद खुश थी, पर उनको क्या पता था कि उनके घर में एक ऐसा काल दस्तक देने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं करी थी। इंसिडेंट को ऑलरेडी 3 दिन हो चुके थे और सानवी का अभी तक कोई अता पता नहीं था। It's been almost 3 days since 10-month-old baby girl Savni Vena was abducted in Philadelphia in the US, and there are still no clues of the baby's whereabouts or her kidnapping. पुलिस ने एक-एक करके वीना फैमिली द्वारा दी गई उस लिस्ट को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, और उसी लिस्ट में से उन्होंने रघु से क्वेश्चनिंग करने का फैसला किया। रघु एक शादीशुदा व्यक्ति था और वो भी आंध्र प्रदेश का ही रहने वाला था और यूएस की एक अच्छी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर काम करता था। 25 अक्टूबर 2012 को पुलिस की एक टीम वैली फोर्ज कसिनो पहुंची, जहां उन्होंने रघु से बातचीत करना शुरू किया। पुलिस ने रघु से शक के बिहाफ पे नहीं बल्कि रैंडम इन्फॉर्मेशन निकालने के पर्पज से बात करी थी, और उन्होंने उसे बताया कि वो एक मिसिंग बच्ची की तलाश कर रहे हैं जो कि उसी के अपार्टमेंट बिल्डिंग से 22 तारीख को मिस हो गई है। दोपहर 3:15 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद डिटेक्टिव ब्रैडबरी और डिटेक्टिव एंड्रयू रेथफोन ने रघु से सवाल जवाब करना शुरू किया। रघु ने बताया कि 22 तारीख को वो अपने डेली रूटीन की तरह सुबह काम पर गया, लंच ब्रेक में करीब 11:30 बजे घर पर खाना खाने के लिए आया, और इसी दौरान उसकी वाइफ ने उसे इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया, और लंच करने के बाद तकरीबन 1:30 पर वो वापस अपने ऑफिस चला गया। रघु ने इस पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान इस बात से डिनाई किया कि उसे नहीं पता कि सानवी को किसने किडनैप किया है और उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। करीब 6:30 बजे डिटेक्टिव्स ने रघु की दूसरी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया, जस्ट टू मेक श्योर कि उसकी स्टेटमेंट में कोई चेंजेस तो नहीं है, और ये एक तरीके का प्रोसीजर ही है जो मोस्टली डिटेक्टिव्स फॉलो करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब निकलवाने के लिए। अपनी दूसरी स्टेटमेंट में रघु ने अपने 22 तारीख को रूटीन को बहुत ही विस्तार में बताया, और इसी दौरान डिटेक्टिव्स ने उसके मुंह के डीएनए सैंपल भी लिए। तकरीबन 8:30 बजे डिटेक्टिव्स ने नोटिस किया कि उसके हाथ की उंगली पर एक कट है, और जब उससे पूछा गया कि उसे ये चोट कैसे आई, तो जवाब में रघु ने बताया कि एक रात पहले अपनी कार को साफ करते हुए उसे एक कट लगा था, और 22 तारीख की दोपहर को जब वो लंच करने अपने घर पर आया था तो उसने अपनी वाइफ को भी इस बारे में बताया था। रघु जो अपनी स्टेटमेंट्स में अब थोड़ा सा होपलेस हो रहा था, और वहीं दूसरी तरफ वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि पुलिस सेम टाइम पे उसकी वाइफ को भी इंटरोगेट कर रही है। पुलिस ने जब उसकी वाइफ कोमाली, जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, उससे रघु के हाथ में लगे कट के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि उसे इस कट के बारे में कुछ नहीं पता, और उसने पुलिस को यह भी बताया कि रघु 22 तारीख की दोपहर को घर पर लंच करने नहीं आया था। ये मोमेंट पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल था, बिकॉज दोनों की स्टेटमेंट्स मिसमैच थी, जिसका मतलब ये था कि या तो कोमाली झूठ बोल रही थी या फिर रघु। दोनों डिटेक्टिव्स ने जब अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू किया और सानवी की फोटो दिखाते हुए उससे उसके बारे में पूछा, तो रघु टूट गया और उसने ये कबूल कर लिया कि सत्यवती की हत्या के पीछे उसी का हाथ है। और अपने आखिरी बयान में जब उसने पूरी कहानी को विस्तार में बताना शुरू किया तो सभी के सभी दंग रह गए। दरअसल घटना से 2 दिन पहले यानी कि 20 अक्टूबर को रघु उन्हीं की बिल्डिंग में हुई एक पार्टी में गया था, और इसी पार्टी में मौजूद थे वेंकटा, चैचू, उनकी 10 महीने की बेटी सानवी और माँ सत्यवती। पार्टी के दौरान हो रही कॉन्वर्सेशन में रघु ने चैचू की बातें सुनी, जिसमें वो बता रही थी कि उसकी मदर इन लॉ ही सानवी की देखरेख कर रही है, और सानवी को उन्होंने गोल्ड की चेन भी पहनाई है। 2 दिन बाद यानी कि घटना वाले दिन रघु ने वेंकटा के अपार्टमेंट डोर पर नॉक किया, और जैसे ही सत्यवती जी ने डोर खोला तो रघु ने एक 4 इंच के नाइफ से उन्हें डराते हुए घर के अंदर घुस गया, और जैसे ही उसने सानवी को उठाने की कोशिश करी तो सत्यवती को उसको रोकने की कोशिश में उनके बीच हाथापाई हो गई, और इसी हाथापाई में रघु ने सत्यवती के गले पर बार बार उसी चाकू से वार किया, और इस वार का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि चाकू उनकी बोन्स तक हिट कर गया था। ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन रघु ने डिटेक्टिव्स को उस सीन को रिक्रिएट करके भी दिखाया। इसके बाद उसने बेबी को उठाया और उसे चुप कराने के लिए अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उसके मुंह में घुसा दिया। वो उसके बाद घर के बाथरूम में गया और एक हैंड टॉवल उसके सर पर बांध दिया ताकि रुमाल बच्ची के मुंह से ना गिरे। रघु इसके बाद मेन बेडरूम में गया, जहाँ पे उसने एक ब्लू सूटकेस निकाला और घर की सारी ज्वेलरी उसी सूटकेस में डाल दी, और जब उसका इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने जमीन पर पड़ी सत्यवती की गोल्ड की चूड़ियाँ भी निकाल ली और सानवी को भी उसी बैग में डालकर वहाँ से भाग गया।
रघु इसके बाद उसी बिल्डिंग के जिम में गया जहां उस वक्त कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। उसने चेन खोलकर ये चेक भी किया कि सानवी होश में है या नहीं। After I came to gym, like there are no people in the gym most of the time. Okay. I opened the suitcase and I took the Sanvi out of the suitcase. By the time I saw her, she's unconscious. जब उसने देखा कि सानवी अनकॉन्शियस स्टेट में है तो उसने उसके मुंह पर पानी की छींटे भी मारी, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। When I opened the suitcase, I removed the towel. You took the towel out? And I saw if she's conscious, but she's unconscious at that moment. Okay. I splashed water on her face, but she did not respond to that. रघु के इस कॉन्फेशन के बाद पुलिस ने जब जिम में जाकर चेक किया तो सानवी की बॉडी उसी सूटकेस में थी और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। रघु के कॉन्फेशन और बाकी मिले एविडेंसेस के बिहाफ पर पुलिस ने उसके ऊपर मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी और थेफ्ट के चार्जेस लगाए। At 4:30 this morning, the body of Sanvi Venna was found. We have filed charges of murder, kidnapping, robbery, burglary, abuse of corpse and theft against Mr. Yandamuri. इस घटना ने ना सिर्फ इंडियंस को बल्कि यूएस में रह रहे लोगों को भी झंझोड़ के रख दिया था। पर अब सभी के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि रघु ने ये सब किया तो किया क्यों, और भला एक 10 महीने की बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी। 29 अक्टूबर 2012 यानी कि उसके ऊपर चार्जेस लगाने के बाद जब उसे कस्टडी के लिए जेल में भेजा गया तो रघु ने एक और बयान दिया। रघु ने बताया कि उसने इस घटना को अकेले अंजाम नहीं दिया था, बल्कि 2 लोग और भी हैं और उन्होंने ही उसे प्रेशराइज किया था और धमकी भी दी थी ये सब करने के लिए। रघु ने बताया कि उनमें से एक का नाम मैट है और दूसरे का नाम जॉश, और उसने जो भी किया उनके प्रेशर में आके किया। जब ये केस कोर्ट में आया तो रघु ने जज को बताया कि उसने ये पूरा का पूरा कन्फेशन प्रेशर में आके दिया था, बट केस को अच्छे से पढ़ने के बाद और रघु द्वारा दिए गए कन्फेशन को पूरे एविडेंसेस के साथ मैच करने के बाद ये साबित हो गया था कि इस सब के पीछे उसी का हाथ है और इस पूरे इंसिडेंट में कोई और शख्स इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इस केस में असली मोड़ तो तब आया जब ड्यूरिंग द ट्रायल रघु की मदर जो स्पेशली इंडिया से यूएस पहुंची और उन्होंने बताया कि रघु बचपन से ही मेंटल ट्रॉमा में है और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि जब रघु 11 साल का था तो उसके फादर की एक टेररिस्ट अटैक में हत्या कर दी गई थी और उसी के बाद से ही वो डिप्रेशन में है और इन्हीं रीजंस की वजह से उसे जुआ खेलने की भी आदत लगी और कुछ टाइम पहले वो कसिनो में काफ़ी पैसे भी हार गया था। और एज पर दी डेटा घटना से पहले रघु 12 महीनों में $50,000 हार चुका था और इन्हीं पैसों को पूरा करने के लिए उसने चोरी करने का फैसला किया। रघु पैसों के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट था कि ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन उसने डिटेक्टिव से ये तक बोल दिया कि वो चाहता है कि वो मीडिया में ये बोलें कि उसे पकड़वाने में उसकी वाइफ ने उनकी मदद करी है ताकि इंडियंस द्वारा इकट्ठे किए गए $30,000 उसकी वाइफ को मिल सकें। कोर्ट ने इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए रघु द्वारा किए गए अपराध को दर्दनाक बताया और काफ़ी टाइम ट्रायल चलने के बाद 20 नवंबर 2014 को उसे सेंटेंस टू डेथ की सज़ा सुनाई गई और इसी के साथ रघु पहला इंडियन अमेरिकन बन गया जिसको यूएस में लीथल इंजेक्शन के साथ डेथ पेनल्टी सुनाई गई थी। A 28-year-old Indian has been sentenced to death in the United States for killing an Indian baby and her grandmother in 2012. लेकिन 2015 के एक मोरेटोरियम के चलते उसकी सजा को हॉल्ट पे डाल दिया गया है। एज ऑफ नाउ रघु पेंसिल्वेनिया के ग्रीन स्टेट करेक्शनल इंस्टीट्यूट में बंद है और अपनी सजा काट रहा है। रघु को डेथ पेनल्टी मिलेगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उसने जो भी किया वो सिर्फ एक जुर्म नहीं था बल्कि वो एक गिरी हुई सोच का सबसे खौफनाक रूप था। पैसों की डेस्परेशन उसे इस हद तक ले आई थी कि उसने एक नन्ही सी जान को उसके माँ बाप से हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया और शायद इसीलिए कुछ फैसले सिर्फ कानून नहीं इंसानियत भी मांगती है।